तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग। आज के सब्जेक्ट में विज्ञान के विषय हैं जिनसे रिलेटेड 10 सवाल यहाँ पर हम करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने कुछ सही करते हो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़ से भी जुड़ सकते हैं। तो भाई चलते हैं। अब अभी यहाँ पर क्वेश्चंस पर 10 सवाल हैं जो विज्ञान के हैं, इनको लेकर के हमें बात करनी है। तो लेट्स स्टार्ट भाई, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा। मैं चीज़ों को हाईलाइट किए दे रहा हूँ। आपसे कहा है कि नीला थोथा का अन्य नाम क्या है। जब जब हम नीला थोथा को लेकर के बात करते हैं, कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, सोडियम या फिर कॉपर सल्फेट। आपके स्क्रीन पर नीला थोथा जो है उसका एक चित्र भी मैंने दे रखा है, यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ नीला थोथा को लेकर के, तो आपने आंसर करना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। जब जब हम नीला थोथा को लेकर के बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, CuSO4। कैसे लिखते हो आप इसे? ऐसे लिखोगे CuSO4। ये एस आपका कैपिटल में है, ठीक है। CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट। तो ऐसे में जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है डी, उनका एकदम से सही है। थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपको डी देखने को मिलेगा। एक सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, दूसरे पर हम आए हैं। आपसे कहते हैं कि द्रव स्वर्ण किसे कहते हैं। जब जब हम बात करते हैं द्रव स्वर्ण को लेकर के, तो हम किसे कहते हैं। और इन्होंने कहा कि वो आपका लोहा होता है, हीरा है, सोना है या फिर तांबा है। ऑप्शंस आपके इन्होंने आपको दे रखे हैं। तो जब जब हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव स्वर्ण को लेकर के कि आपका इनमें से द्रव स्वर्ण जो है वो क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसे में आपको मैं बता दूं, जब हम द्रव स्वर्ण की बात करते हैं, करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो गोल्ड होता है उसे ही हम द्रव स्वर्ण करके जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, अभी विजिबल होगा। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपका उत्तर यहाँ पे सोना निकल करके आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स को लेकर के एक तरीके से, कि जब भी हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक नाभिक में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक नाभिक में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो नाभिक की बात में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, यानी कि बी और सी दोनों ही आपके इसमें शामिल होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, ये चित्र बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। दोस्तों ये जो होती हैं इन्हें हम सेल्स बोलते हैं, जिन्हें हम लोग कक्षाएँ कह देते हैं। क्या कह देते हो कि ये हमारी सेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इसमें बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब चक्कर लगा रहा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव का चार्ज होता है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव के चार्ज वाले जो आपके गोले हैं वो आप देख पा रहे होंगे। वहीं जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जो केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब हम न्यूट्रॉन को लेकर के बात करते हैं तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन है। ऐसे में तो आपको मैं बता दूँ, ओवरऑल कुल मिलाकर के परमाणु के किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। एक और चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई। चौथे सवाल में ये कहते हैं कि ऊष्मा से विद्युत में रूपांतरण करता है। अगर मैं ऊष्मा से विद्युत में रूपांतरण को लेकर के बात करूं, तो इनमें से कौन है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो लाउड स्पीकर करता है, नाभिकीय रिएक्टर करता है, ईंधन दहन करके है आपका, या फिर सौर सेल करके लिखा हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से भी, जो आपका ऊष्मा से करके बोला है ना। तो लाओ भाई, इसको कुछ मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ यहाँ पे चौथे सवाल में। तो जब जब हम बात करते हैं ऊष्मा से विद्युत में रूपांतरण कौन कर रहा होता है, तो ऊष्मा से विद्युत में रूपांतरण, ध्यान दीजिएगा, वो है सौर सेल। ऐसे में यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा डी मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लाउड स्पीकर को लेकर के, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर जब जब हम बात करेंगे वैद्युत से ध्वनि में वो चेंज कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, वैद्युत से ध्वनि की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर हमें लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं जब हम बात करें नाभिकीय रिएक्टर को लेकर के, तो वो द्रव्यमान से ऊष्मा में
आप देखते होंगे जो भी द्रव्यमान है उससे ऊष्मा में जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो चीज़ें किस में देखने को मिलेंगी आपको, वो चीज़ें नाभिकीय रिएक्टर में शामिल होती हैं। और ईंधन दहन में क्या होता है कि जो रासायनिक चीज़ है वो आपकी रासायनिक से किस में, ऊष्मा या फिर प्रकाश में चेंज हो रही होती है। किस में बोला मैंने, ऊष्मा या प्रकाश में चेंज हो रही होती है। चलिए भाई, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर एक बार फिर से। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी होगा। एक और पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पांचवें सवाल में आपसे क्या पूछा है जरा गौर करिएगा। ये कहते हैं सबसे अधिक वायु प्रदूषक इनमें से कौन सा है, जो मोस्ट पॉल्यूटेंट हो। ऑक्सीजन सबसे बड़ा जो है प्रदूषक है, डॉन टाइप का। ऑक्सीजन है आपका, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे क्लास में यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो औरों तक भी आप ज़रूर पहुँचाएँ। डेली शाम को 7 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, इन प्रदूषकों में जो सबसे अधिक हानिकारक है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे आप CO करके बोल देते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका एकदम से सही है। आपको मैं बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप ईंधन को लेकर के बात करो, दहन के बाद ये निकल देखने को मिलती हैं। ऐसे में जो हमारे जो परिवहन के जो साधन हैं वहाँ से भी ये हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ा प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ये कहते हैं कि सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये उदाहरण किसका है। अगर हम सब्जियों को पका रहे हैं और वो मुलायम हो जा रही हैं, आलू है आपने पकाया, खाने योग्य हो गया, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्या रासायनिक परिवर्तन का है, दोनों का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं, बात ध्यान दीजिएगा कि सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना, तो बिल्कुल सही है कि वो हमारे शामिल होंगे जब हम रासायनिक परिवर्तनों को लेकर के बात करते हैं। जैसे जब हम जल का वाष्प में परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे तो आप भौतिक परिवर्तन कह दोगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपके रासायनिक परिवर्तन के तहत शामिल होंगी। यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 7 नंबर सवाल, और ये कहते हैं कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका ये, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक, HCl दिया है, H2SO4 दोनों। कमेंट फटाफट करिए, आंसर दीजिए भाई। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे अलग जा रहे हैं। ऐसे में तो दोस्त, जब हम बात करते हैं रसायन उद्योग में जो मूल रसायन है आपका तेजाब में, जब हम लेकर के बात करते हैं तो उसमें जो नाम देखने को मिलता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का देखने को मिलता है। मतलब जिन भी बच्चों ने बी बोला है उनका एकदम से करेक्ट है। यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका आंसर देखने को मिलेगा। अब सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सांद्र भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है, फिलहाल के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका। एक और सवाल है आपसे, क्या पूछा है जरा 8 नंबर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का मेज़रमेंट किस में किया जाता है, कैसे करते हो आप। रिक्टर स्केल है, मार्केली स्केल है, गाइजर काउंटर या गॉल्जी काय करके लिखा हुआ है। जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी को लेकर के, तो रिक्टर स्केल मैं आपको बता दूं भूकंप की तीव्रता के मापन में यूज़ में आती है। मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता के बाद कितना कुछ नुकसान हुआ है उसको लेकर के उसी में यूज़ में आती है। मार्केली स्केल भी याद रखिएगा। और यहाँ पर फिर एक ऑप्शन और है गाइजर काउंटर करके, और गाल्जी काय करके एक चौथा ऑप्शन। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर काफ़ी कुछ बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं, सही भी हो रहा है। जब हम इसके आंसर को लेकर के बात करेंगे, ये आपका गाइजर काउंटर करके होता है। आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो रेडियो एक्टिविटी के मापन को लेकर के गाइजर काउंटर का ही आपका एक ये चित्र जो है वो आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट में वो सी आएगा। 9 नंबर में क्या है भाई, ये आपसे कहते हैं कि केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इस चित्र को जो लोग पहचानते हैं कि आखिर ये चित्र कहाँ का है, किस शहर से है, तो आप आंसर आसानी से कर ले जाओगे। आपने कमेंट करना शुरू किया है। ऐसे में अगर यहाँ पर बात की जाए, कलकत्ता दिया है, कोलकाता लिखा है आपका, दिल्ली लिखा है, बेंगलुरु लिखा है यहाँ पर, और लखनऊ दिया हुआ है। ये जो इस समय आप देख पा रहे हो ये बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ में ही है आपका। बड़े इमामबाड़े जो है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा जो है, जो आप बात करते हो, ऐसे में है नहीं। तो यहाँ पर केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, लखनऊ में। जिन बच्चों ने डी आंसर किया है उनका एकदम से करेक्ट है। एक आपका 10 नंबर क्वेश्चन,
इसमें क्या पूछते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प यानी एक गैस बन रही है ऐसे में, ठीक है, जो कि सॉलिड से सीधे सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक कोई सॉलिड जो भी आपका है चीज़ वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। संघनन, इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लाइमेशन, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन करके आप इसे कह देते हो। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प, या जब जब हम बात करते हैं कि बिना द्रव में चेंज हुए कोई भी ठोस अगर गैसियस अवस्था में चेंज हो रहा है सीधे सीधे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लाइमेशन कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे ही हम लोग ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लाइमेशन कह देते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ से हमारा दोस्त करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। तो दोस्तों ये थे जो है आपके 10 सवाल। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ यहाँ से आपने चीज़ों को सही किया होगा। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर के बात करूँ जो अक्सर मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आज के क्वेश्चन में आप जब भी हम फोर्स को लेकर के बात करते हैं तो बल का MKS पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या है वही आपको बताना है, यूनिट क्या है MKS पद्धति में, MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है। बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बाकियों के साथ में भी कर दीजिएगा। हम फिर से आपसे मिलेंगे कल शाम को 7 बजे एक और 10 के दम के वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।